नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि रीट में भाषा का चयन कैसे करें, यानी लैंग्वेज 2 जो है उसका चयन अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, अमूमन तौर पर होता क्या है कि जो लैंग्वेज 1 है यानी कि भाषा एक लैंग्वेज 1 जो है वो अपन आसानी से डिसाइड कर लेते हैं। अपने को दोस्तों पता है कि भाषा फर्स्ट में आपका हिंदी भी रहता है, अंग्रेजी रहता है, संस्कृत रहता है, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, काफ़ी सारी लैंग्वेज जो हैं वो रहती हैं। उसमें से अपन ज़्यादातर जो कुछ लोग जो गुजरात साइड में, पंजाब साइड में हैं, वो लोग ज़रूर अपनी पंजाबी और गुजराती ले सकते हैं वहाँ पे। लेकिन कुछ ज़्यादातर लोग जो हैं, अगर 80% 90% की बात करूं तो लैंग्वेज फर्स्ट जो है वो हिंदी को ही लेते हैं। और दोस्तों, हिंदी लेना मेरे हिसाब से बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है लैंग्वेज 1 के लिए। तो लैंग्वेज 1 में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज 1 आपको हिंदी ही लेनी चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट दोस्तों होता है। अगर कोई लैंग्वेज 1 जो संस्कृत लेना चाहता है या इंग्लिश लेना चाहता है तो उसको लैंग्वेज 2 में कुछ अगर हिंदी ले रहा है वो तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा उसको पढ़नी पड़ती हैं। और जैसे मान लीजिए किसी की उर्दू है लैंग्वेज 2, तो वो लैंग्वेज जो 1 है वो इंग्लिश को ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से जिस प्रकार वो समझ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो लैंग्वेज 1 हिंदी को लेते हैं और लैंग्वेज 1 को लेने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती भी नहीं है। बात करते हैं दोस्तों लैंग्वेज 2 की। लैंग्वेज 2 जो है उसको लोग लेने में झिझक जो है उसमें रहती है लैंग्वेज 2 में कि कौन सी लैंग्वेज को लिया जाए। जो हिंदी भाषी क्षेत्र के अलावा जो लोग हैं, जैसे आपके मान लीजिए पंजाब साइड के लोग हो गए, गंगानगर हनुमानगढ़ के, इधर आपके गुजरात साइड के हो गए, तो ये लोग जो हैं ये आसानी से पंजाबी या गुजराती जो है वो लैंग्वेज ले सकते हैं। लेकिन अपने जो एरियाज़ हैं, ज़्यादातर जो राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें जो है 2 ही लैंग्वेजों में कंपटीशन यहाँ रहता है। एक तो रहता है संस्कृत का और एक आपका रहता है अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी या संस्कृत में से द्वितीय भाषा कौन सी लें, इसमें दोस्तों हमेशा डाउट रहता है कि कौन सी भाषा ली जानी चाहिए। दोस्तों, अगर मैं पर्सनल मेरी खुद की बताऊं तो मैंने ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने भी फेस किया था और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क दोस्तों ये मेरे सामने आ गया था कि मैं दूसरी भाषा कौन सी लूँ, क्या संस्कृत ले लूँ या फिर अंग्रेजी ले लूँ। दोस्तों, मुझे दोनों ही भाषाएं लगभग ठीक ठीक आती थी। अंग्रेजी है वो मैंने रनिंग में भी मेरे साथ रही, लेकिन संस्कृत 10वीं के बाद में मैंने नहीं पढ़ी, तो संस्कृत को लेने में मैं थोड़ा कतरा रहा था, इसलिए मैंने अंग्रेजी को लेने का मन बनाया। लेकिन फिर दोस्तों जब अंग्रेजी के कुछ टॉपिक्स देखे, फोनेटिक्स वगैरह वो हैं, साउंड वगैरह के जो टॉपिक्स हैं, तो वो मुझे समझ बिल्कुल नहीं आए। तो फिर मैंने मूड चेंज करके संस्कृत को दोस्तों लिया और संस्कृत में मेरे लगभग 25 नंबर जो हैं वो रीट में दोस्तों 30 में से आए हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर आप ये सोचते हो कि 10वीं के बाद आपने संस्कृत को नहीं पढ़ा बिल्कुल भी, अंग्रेजी को आप पढ़ते आ रहे हो तो आप अंग्रेजी को कर लोगे, तो आपका ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। संस्कृत को आप आसानी से कर सकते हो। अब दोस्तों बात क्या है कि संस्कृत कौन ले और अंग्रेजी कौन ले, ये तो मेरी बात हो गई, मेरे केस की बात हो गई दोस्तों। मैंने संस्कृत किस हिसाब से ली थी वो मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों अंग्रेजी कौन से लोग ले सकते हैं, तो दोस्तों जिन लोगों का जो है शुरू से माध्यम जो है इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे रहे हैं वो अंग्रेजी को ले सकते हैं बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश लेने में भी बहुत बढ़िया लैंग्वेज है, आसानी से जिसको समझ में आ गई वो आसानी से इसको कर सकता है। तो अंग्रेजी में जो है वो आप लैंग्वेज 2 ले सकते हैं। दूसरी बात, संस्कृत किसको लेनी चाहिए? संस्कृत दोस्तों उसको लेनी चाहिए जो संस्कृत से, जैसे बीए के अंदर भी जो संस्कृत जिसने ले रखी है, संस्कृत को पढ़ते आ रहे हैं, या जिनको संस्कृत 10वीं तक ही पढ़ी है लेकिन अच्छी आती है, वो लोग भी संस्कृत को ले सकते हैं। अब दोस्तों इन दोनों केसों की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसको अंग्रेजी आती है वो अंग्रेजी लेगा, संस्कृत आती है वो संस्कृत लेगा। दिक्कत कहाँ आती है दोस्तों? न तो जिसको संस्कृत आती है और न ही अंग्रेजी आती है, यानी अपने जैसे जो लोग हैं, यानी कि जिनको ढंग से अंग्रेजी भी नहीं आ रही है और संस्कृत भी नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, जो जिसको अंग्रेजी आती है वो आसानी से ले जाएगा, संस्कृत आती है वो आसानी से संस्कृत को ले लेगा। लेकिन जिनको अंग्रेजी भी नहीं आती है आपकी और संस्कृत भी नहीं आती है, उसको दोस्तों कौन सी लैंग्वेज लेनी चाहिए? तो उसको दोस्तों संस्कृत लैंग्वेज जो है वो लेनी चाहिए।
इसका भी कारण बताऊंगा। दूसरा एक और केस होता है जिसको संस्कृत भी आती हो और अंग्रेजी भी आती हो अच्छी खासी, वो किस भाषा का चयन करे। तो दोस्तों वहाँ पर भी मैं आपको बोलूँगा कि आप संस्कृत को लीजिए, क्योंकि इसमें आपको जो बेनिफिट्स हैं वो आगे मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों कंक्लूजन यही है अपना कि संस्कृत जो है वो लैंग्वेज 2 के रूप में लेना अच्छा रहता है। अंग्रेजी उन लोगों के लिए अच्छी है जो हमेशा से इंग्लिश मीडियम में पढ़ते आए हैं और जिनको इंग्लिश पढ़ने में, समझने में और बोलने में भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, वो अंग्रेजी को लें। संस्कृत लैंग्वेज को दोस्तों अगर आप लेते हो, ठीक है दोस्तों, बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है अंग्रेजी में, जिसको समझ में यानी कि कुछ भी इंग्लिश में दे दे वो समझ जाए, उसको पढ़ ले और समझ जाए, वो इंग्लिश को ले सकता है, कहीं दिक्कत नहीं है, आसानी से आप ले सकते हो। संस्कृत को दोस्तों किसको लेना आवश्यक है, संस्कृत जो है उसको लेनी चाहिए। संस्कृत लेने के फ़ायदे क्या हैं दोस्तों, एक तो जिसको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती वो संस्कृत को ले ले, सीधी सी बात है, बिना कुछ सोचे समझे संस्कृत को ले ले। जिसको अंग्रेजी थोड़ी बहुत आती है और संस्कृत बिल्कुल कम आती है, वो भी संस्कृत दोस्तों बिना सोचे समझे एक बार ले लीजिए आप, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया था। मुझे अंग्रेजी जो वो ठीक ठाक आती थी, लेकिन फिर भी मैंने संस्कृत का चुनाव किया और वो उसमें मुझे फ़ायदा भी मिला। फ़ायदा कहाँ होगा दोस्तों, देखिए कि कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदी जो है उसकी अगर अपन व्याकरण कर लें, हिंदी का व्याकरण अगर अपन ने कर लिया तो फिर संस्कृत का व्याकरण हो जाएगा। दोस्तों ये बिल्कुल गलत बात है, इसका उल्टा सही है। यानी कि अगर आप संस्कृत का व्याकरण जो है वो अगर संस्कृत का व्याकरण आपने कर लिया तो हिंदी का व्याकरण दोस्तों आपका हो जाएगा। जैसे संस्कृत में आपने संधि का टॉपिक कर लिया ना, अगर संस्कृत में आपने अगर संधि का टॉपिक कर लिया और समास का टॉपिक कर लिया तो आपको हिंदी में कहीं पढ़ने की उसको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संस्कृत में संधि और समास का जो टॉपिक है वो इतना ज़बरदस्त तरीके से दिया हुआ कि आपको कहीं से कुछ भी देखने की जो है हिंदी में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे बड़ी बात यही है कि संस्कृत का व्याकरण करने से आपको हिंदी में जो है फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जैसे कारक, कारक हिंदी में बोल देते हैं, संस्कृत में उसको विभक्ति भी जो है वो बोल दिया जाता है और कारक भी बोल दिया जाता है। तो दोस्तों अपन जब संस्कृत के कारक, विभक्ति, संधि, समास के टॉपिक कर लेंगे तो आपको जो है हिंदी के ये टॉपिक्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे, आप इतने निपुण हो जाओगे। दूसरा उच्चारण का जो स्थान होता है वो होता है उच्चारण स्थान। संस्कृत वाले उच्चारण स्थान इतने आसान हैं, इतने आसानी से याद हो सकते हैं, बिल्कुल एक एक छोटा छोटा सूत्र है, छोटे छोटे सूत्र हैं, उनके आसानी से याद हो जाएंगे। अगर इनको याद कर लिया, यहाँ याद करने की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत की शिक्षण विधियां कर ली तो हिंदी की आधी से ज़्यादा शिक्षण विधियां दोस्तों आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। शिक्षण विधियों का दोनों का मैटर 80% मैच करता है दोस्तों, 80 से 90% जो संस्कृत की शिक्षण विधियां और हिंदी की शिक्षण विधियां मैच करती हैं, और दोस्तों वहाँ पे आपको 100% जो है फ़ायदा मिलेगा। भंडारकर जो विधि है वो आपके संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है, मूल्यांकन हिंदी में भी है आपके और संस्कृत में भी है दोस्तों, दोनों में सेम लगभग टॉपिक हैं। वही भाषा शिक्षण की उपागम संस्कृत में भी हैं और हिंदी में भी हैं, वही सहायक सामग्री हिंदी में है, वही सहायक सामग्री आपकी संस्कृत में है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मेल करती हैं, इसलिए हिंदी और संस्कृत का जो मेल है दोस्तों बेस्ट रहेगा। किन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको अंग्रेजी नहीं आती बिल्कुल भी, उन लोगों के लिए जिनको अंग्रेजी थोड़ी बहुत आती है उनके लिए भी संस्कृत रहेगी। जिनको अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है उनको दोस्तों द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का चयन करना चाहिए, वो आसानी से नंबर इसमें बना सकते हैं। क्योंकि अपना मेन मकसद क्या है, यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट ले ली हिंदी, उसमें 30 में से आपको 25 प्लस दोस्तों स्कोर करना ही पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए। अब दोस्तों इन दोनों भाषाओं में वही भाषा आपको लेनी है जिसमें आपको विश्वास हो कि आप 25 प्लस स्कोर कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें ज़रूरी क्यों है ऐसा, क्योंकि दोस्तों 25 यहाँ कम से कम 50 नंबर 60 में से आपके यहाँ आ गए, 60 नंबर में से कम 50 नंबर सब्जेक्ट में आ गए, यानी 120 में से आपके 100 नंबर आ चुके हैं। अब दोस्तों साइकोलॉजी में अगर आप 20 प्लस लेके आते हो तो आप 120 प्लस नंबर में चले जाओगे, जहाँ पे आपका सिलेक्शन होना जो है लगभग जो है संभव हो जाएगा, लगभग 100% आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाषा के अंक जो हैं वही आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ क्या हुआ, हिंदी में मेरे 30 में से 29 नंबर दोस्तों आए।
ठीक है। संस्कृत में 30 में से 25 नंबर मेरे आए, और जो आपका सब्जेक्ट है उसमें 60 में से गणित और विज्ञान में, गणित में 27 थे, विज्ञान में 26 थे, तो यानी कि 53 नंबर वहाँ पर आए। यानी कि अगर देखा जाए तो इसको अपन मिला के जब देखते हैं 25 25 50 54 हो गए, और ये यानी कि 107 नंबर दोस्तों मेरे यहीं से बन गए, और 21 नंबर जो वो साइकोलॉजी में बने। इस प्रकार से जो 128 नंबर यहाँ पे दोस्तों बने। तो इस प्रकार से जो है अगर अपन पढ़ेंगे, ठीक है, तो अपना सिलेक्शन जो है वो होगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि लैंग्वेज जो 2 है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आपको मैंने बता भी दिया कि किसको कौन सी लैंग्वेज लेनी चाहिए। संस्कृत किसको लेनी चाहिए, साफ शब्दों में बोल देता हूँ फिर से, वही लोग लें जिनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती। संस्कृत ले लीजिए, दूसरी लैंग्वेज, बिना कुछ सोचे समझे। दूसरी बात, जिनको अंग्रेजी थोड़ी बहुत आती है, थोड़ा बहुत टूटा फूटा पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन फिर भी हिचकिचाहट रहे कि ये टॉपिक फोनेटिक्स वगैरह मुझे नहीं आते, कैसे करूँगा, क्या करूँगा, उनको दोस्तों बिल्कुल सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। 100% आपको संस्कृत लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने को पता है जो भाषा है, कोई सी भी भाषा, चाहे अंग्रेजी है, चाहे संस्कृत है, चाहे हिंदी है, उसमें 15 नंबर का प्रश्न तो आपका आता है ग्रामर से संबंधित, और 15 नंबर का आता है टीचिंग मेथड से संबंधित। तो यहाँ पर जो है हिंदी और आपका जो संस्कृत है, हिंदी और संस्कृत जो है उनकी जो टीचिंग मेथड्स हैं वो लगभग सेम है। तो ये 15 नंबर तो आपके दोस्तों दोनों में ही समान है। एक बार पढ़े तो 30 नंबर आपके यहाँ पे दोस्तों 60 में से बन गए। बहुत बड़ा अंक है, 60 में से 30 यानी कि आधा 50%। अब दोस्तों 15 हिंदी वाले अपन ने कर ही लिए, और संस्कृत भी अपन आसानी से कर लेंगे। तो ये यहाँ पे होता है, इसलिए संस्कृत जो है वो द्वितीय भाषा के रूप में चुनना अच्छा रहता है। अंग्रेजी किसको लेनी चाहिए? जिसको अंग्रेजी पढ़नी बढ़िया आती हो, समझ में बढ़िया आती हो, और दोस्तों जिनके अगर अंग्रेजी विषय स्नातक तक साथ साथ रहा है, और जिनको अंग्रेजी का शिक्षक बनना है, उसको अंग्रेजी अनिवार्य रूप से लेना पड़ेगा। अगर किसी को अंग्रेजी का शिक्षक बनना है तो वो संस्कृत लेना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिसको संस्कृत का शिक्षक बनना उसको संस्कृत द्वितीय भाषा या पहली भाषा लेनी ही होगी। तो आपकी एक भाषा में तो कम से कम वो विषय होना चाहिए जिससे आप टीचर बनना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, अगर सामान्य रूप से देखें तो लैंग्वेज फर्स्ट अगर हिंदी लिए तो लैंग्वेज 2 जो है आपको इंग्लिश और संस्कृत में लेनी होती है, जिसमें अंग्रेजी किसको लेनी चाहिए बता दिया मैंने, और संस्कृत किसको लेनी चाहिए ये भी बता दिया। दोनों के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान तो दोस्तों किसी में नहीं है। जिसको जो लैंग्वेज अच्छी लगे, जो पसंद आए वही ले, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे दोनों लैंग्वेज में ही दिक्कत हो जिसको, यानी कि दोनों ही भाषाएं नहीं हैं, वो संस्कृत ले लीजिए क्योंकि आपको यहाँ टीचिंग मेथड्स में फ़ायदा हो जाएगा। जिसको अच्छी खासी अंग्रेजी आती हो, फिर भी कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो, वो भी संस्कृत ले लो क्योंकि 30 नंबर का यहाँ फ़ायदा हो जाएगा। जिसको इंग्लिश बहुत ही शानदार आती हो, कहीं कोई टॉपिक में दिक्कत नहीं है, वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज 2 के रूप में ले, बहुत आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। संस्कृत लेकर के आप मार खा जाओगे फिर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बताई हुई बातें आपको पसंद आई होंगी, और भाषा का चयन से संबंधित जो भी समस्या थी आपकी वो उम्मीद करता हूँ दूर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है आप क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। साथ ही दोस्तों चैनल को जितना ज़्यादा उसके शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।